हमारा पेपर आता है, इसमें भी बुक के क्वेश्चन दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 मुझे बताओ, हमीद वाला क्वेश्चन, ये समझ में आया, पेपर में मैंने दिया था और बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं था मेरे पास, है ना। एक चीज समझनी है, इस पेपर पर, इस नोटबुक पर आप पेपर चिपका रहे हो। पेपर को हमने बहुत सारे कलरफुल पेपर्स आपको दे दिए। आपका मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटीज। मैंने एक नोटबुक ली और मैंने कलर शीट्स आपको दे दी, वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स करके मैंने कहा चिपका दो, है ना। ठीक है, तो वो जो स्ट्रिप्स है, पेपर जो है वो क्या है, एरिया, और ये है सॉलिड। सॉलिड की सर्फेसेस होंगी, तो आप यहाँ भी चिपकाओगे, आप कहोगे काम पूरा हो गया। आपने ये ऊपर वाली सर्फेस मुझे दी मैम, काम पूरा हो गया। मैं कहूंगी और मैंने ऐसे पलटी मारी, ये नहीं किया, आप इसको करोगे, है ना। फिर मैंने कहा अच्छा ये सारी इसकी वाली एज नहीं की, आप इसको करने आओगे, तो मैं कहूंगी ये भी करो, ये भी करो और ये भी करो। तो हमारे पास जब हमने इस पर कुछ लगाना शुरू किया, इस नोटबुक को मैंने डेकोरेट करना शुरू किया, जो मैंने इस पर पेपर्स को चिपकाना शुरू किया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया। हमीद वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक है, उस पर टाइलें लगानी है। पहली बात तो उसने कहा बेस पे नहीं लगेगी टाइलें, उसकी टाइल्स जो है ना बेस पे नहीं चाहिए हमें, कहा है ना एक्सक्लूडिंग द बेस लिखा हुआ है। तो हमेशा अगर एक टैंक है, वाटर टैंक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड और अ क्यूब। ठीक हो गया, क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, और उसका ये बेस, तो पहली बात समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पर टाइल नहीं लगी, ये मेरा पहले ही सॉलिड है। ठीक है, तो टाइल हम कहाँ लगाएंगे, एक तो ऊपर साइड्स पे और आगे पीछे, समझ में आ गया। ठीक है, आपने नीचे नहीं लगाया, ऊपर टाइल लगाई, यहाँ वाली सरफेस पे लगाई, आगे पीछे, ठीक है, ऊपर और ये साइड्स पे, समझ में आ गया। आप एरिया कवर कर रहे हो, तो हम क्या लेंगे इस केस में, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, सरफेस एरिया ऑफ टैंक बाय, अब एरिया ले रहे हो ना, तो उसको एरिया से ही डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। और सच में इसमें एक वचन तो ये भी क्या था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एंड आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट आल्सो, कि ऊपर निकाला हुआ है सरफेस एरिया, नीचे दिया वॉल्यूम, यहाँ निकाल दिया सरफेस एरिया और यहाँ निकाल दिया वॉल्यूम। एरिया को एरिया के साथ ही डिवाइड करोगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ही। समझ में आ गई, पहली एक तो रूल समझ लो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको समझ लो। हाँ क्या, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिया उसने, तुमने टीएस से ले लिया टोटल सरफेस एरिया, बेस भी ले लिया, और नीचे क्या किया तुमने भी उसको मान लिया सॉलिड फिगर। हाँ, सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ले लिया, जो कि नहीं लेना, टाइल जो है आपकी फ्लैट सरफेस से है। क्लियर हो गया, टाइल तो बस उसने आकर ऐसे से सरफेस कवर कर ली, तो उसने साइड पे भी किया, इस साइड पे सरफेस कवर किया, इस साइड पे सरफेस कवर किया, यहाँ सरफेस कवर किया, यहाँ कवर किया, ठीक है, राइट। तो आप इसकी सरफेस पे कवर कर रहे हो, तो इसमें आगे समझ में आ गया। आप 5 सरफेसेस निकालोगे, राइट, कैसे, लेंथ कितनी दी हुई है, एक ही एज है, सबसे अच्छा काम है ना, एक ही साइड दी हुई है 1.5, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 150 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 5 फेसेस के एरिया निकालने हैं, 5 इंटू 150 स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन टाइल क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल 25 इंटू 20, मल्टीप्लाई चाहे ना भी करो, ठीक है ना, क्योंकि डजंट मेक सेंस, हमें इसको आगे डिवाइड ही करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आई थिंक द क्वेश्चन इज इजी। आपने कहा मुझे तो 180 टाइल्स चाहिए होंगी, 180 टाइल्स मिल रही है 36 पर डजन। डजन का मतलब कितना हुआ, 12 टाइल्स, तो इसका मतलब 360 में आपको 12 टाइल्स मिल रही हैं। एक टाइल कितने में मिलेगी, 30, और अगर 180 टाइल्स चाहिए तो कितना आंसर होना चाहिए, 5400 रुपीज लेकर जाओगे और आपकी नंबर ऑफ टाइल्स मैच कर जाएंगी, मतलब आपके पास इतनी टाइल्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया इतना। तो आपकी ये एक्सरसाइज में दिस इज वन क्वेश्चन जो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको झगड़े वाला लग रहा है, मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आ सकता, राइट। अब आते हैं एक्सरसाइज 2।
13.2 जो इसमें क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने टेस्ट में भी दिया था। सब कुछ सॉल्व हो जाता है इसमें, बस वो 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ठीक है, क्या हो रहा है, आप किसी चीज को, क्या आपको शीट दी हुई है टिन की या कोई भी स्टील की, उसको आप टर्न करके, उसको मोल्ड करके आप एक टैंक बना रहे, ठीक हो गया। तो उस टैंक को बनाने में आप कहते हो वेस्टेज भी होती है, कोई आपने कुछ उसको स्क्रैचिंग की, कुछ उसको आपने फिनिशिंग की, कुछ एक्स्ट्रा एजेस जो पॉइंटर होते हैं उसको कट कर दिया, तो आपके पास स्टील की कुछ स्ट्रिप्स जो है वो बचकर आ गई, ठीक है ना, और वो 1/12 है। जब आप किसी चीज से कुछ बना रहे हो तो वो उसकी आउटर सरफेस में आएगा, समझ में आ गया। तो उसके अंदर नहीं वो सामान जा रहा है, वो उसकी आउटर सरफेस में जा रहा है। मैंने पेपर लेकर उसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो वो उसकी एक आउटर सरफेस बन रही है, एक आउटर बाउंड्री बन रही है, उसका एरिया बन रहा है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.2 पेज 217। The lateral or the curved surface area of a closed cylindrical petrol tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high, which is fine, आपको CS से निकालना है cylindrical tank का। क्या होता है curved surface area, और प्लीज ये मत लिखना CS से TS से मत लिखना प्लीज, क्या लिखना है, curved surface area is 2 pi RH. You put the value of R and H and get the answer. अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, How much steel was actually used? अब एक टैंक बना रहे हो, ऐसे तो है नहीं ना हम उसको ऐसे कर देंगे, ये टैंक बन गया, मान डाल दो इसमें, इज दिस अ टैंक? नहीं, हमें नीचे बेस भी रखना होगा, और उसने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है, ऊपर ढक्कन भी देना होगा, ये नहीं कि नीचे सामान डाला वो उड़ गया। इस पेट्रोल अगर रखोगे तो ऑब्वियसली इट इवेपोरेट्स, होता है ना, ये पेट्रोल की प्रॉपर्टी कुछ कुछ वो इवेपोरेट करता है, एंड बिकॉज इट्स अ लिक्विड व्हिच इज कंबस्टिबल होता है तो उसको हम क्लोज रखते हैं, ओपन नहीं रखते ना, तो इसीलिए हमें इसे ढक्कन भी देना है, तो नीचे और ऊपर भी वो स्टील से लगाओगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वील फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मत बोलती है ऐसे, पेपर में वही लिख के आते हो, मैम ने ना कहना है मार्क्स काटो, किस मैम ने इनको पढ़ाया है, मैंने तो नहीं पढ़ाया जो ये TS से लिख रहे हैं, है ना। तुम मत लिखना प्लीज, दूसरी वाली मैम ने पहले मार्क्स काटे नहीं है, मत लिखो, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें बहस मत करो, इसमें बहस मत करो। कोई मार्क्स जब कट के है ना, तो उन्होंने कहा मैंने लिखा तो क्या हुआ, तुमने लिखना था। रेडियस इज 2.1 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर, तो यू विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। चलो निकालो फटाफट से, पेपर मेरे नहीं है तुम्हारे हैं, आपको कैलकुलेशंस करनी है सारी, मैंने तो बहुत बार की हुई है, गलत भी की हुई है, गलत करके सही भी करती है। तो 2 into 22 into 3/10 into 6.6, ठीक है, या 66/10 हो गया, करो श्रेष्ठ, चलो सॉल्व करो, किया हुआ है, ओके। क्या है आंसर बताओ मुझे फिर इसका, हाँ देखो 9.4 आया था, 66 into 66 into 2, 66 into 66 into 2, 87. हाँ, अब सब कुछ लगा के जाना बचाना सा नंबर है 87 पॉइंट, हाँ आप जल्दी नहीं, मैं मानती हूँ, मैं ध्यान रख रही हूँ बहुत कैलकुलेशन का, तो मैं ही बहुत गलतियां करने लगी सच में। तब होता है कि जब दिमाग इधर उधर घूम रहा हो, हाँ पढ़ा रहे हो और दिमाग इधर जा रहा है कि वो नहीं आया, भी कराना है, भी कराना है, मैं नहीं सोचूंगी। तो दिस इज द एरिया, मतलब इस पूरे टैंक को बनाने के लिए ना मुझे कितना स्टील चाहिए होगा, उस स्टील की शीट में लेकर आऊंगी जिसमें एरिया मुझे मिलेगा 87.12, समझ में आ गया, वो स्टील में लेकर आऊंगी। अब ये स्टील तो ना बनने के बाद यूज, मतलब इतना तो चाहिए, इससे हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए होगा। नाउ हाउ डू आई फाइंड वेस्टेज, कैसा हुआ है, ये कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, इसको अगर आप समझ लोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। आप मान लो ये तो आपका पूरे टैंक में बनने के बाद आया है, बनने के बाद है, बाजार से तो कुछ और लेकर आए होंगे खरीद कर, है ना, तो लेट द एक्चुअल क्वांटिटी बी,
x. Let the actual quantity of steel जो हमें चाहिए, हमने लिखा x square meters. Let the actual quantity of steel used in making the tank is x. और वेस्टेज कितनी है 1/12. तो जितना लेकर आओगे उसकी वेस्टेज होगी, है ना? तो कितना लेकर आए थे x, उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो x/12. तो यूज कितना है, कितना आपके पास रहा, x माइनस x/12, 11/12 इंटू x स्क्वायर मीटर. और ये हमारे पेट्रोल टैंक में बनकर आया है. उस पेट्रोल टैंक को अगर पिघलाओगे ना और उससे पूरी शीट बनाओगे तो आपके पास आएगी 87.12, और नंबर में हमारे पास मतलब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास है 11/12. So we'll now say this 11/12 x is equal to 87.12. अब समझ में आया? ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे याद रखना, फॉर्मेट बाय फॉर्मेट. पेपर में क्या होता है, इतनी सब चीजें होती है, दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर पाता, या फिर रट्टा इतना अच्छा हो कि पता है कि बस 11/12 इक्वल टू रखना है और x की वैल्यू निकालनी, राइट? अगर समझना है तो टैंक बनकर आया, आपके पास कुछ पेपर की शीट्स, कुछ आपके पास कटिंग्स पड़ी हुई है यहाँ पे स्टील की, तो वो 1/12 है. इसको और इसको मिलाकर टोटल बन जाएगा. तो आप कितना लेकर आए x, 1/12 वेस्ट हुआ, बच गया 11/12. तो इसमें 11 यूज हुआ है, वो 1 हमारे पास 1/12. समझ में आ गया? 8712 0.12 into 12/11. So 8712 into 100 divide by 100 into 12/11. ये पूरा कट जाएगा आराम से. 7 का 77, तो 77,101, 9 जा आ गया और फिर 2, तो बस इसको 792 into 12/100, हाँ 95.04. चलो, इतना स्टील लेकर आए थे जिसका 1/12 वेस्ट हो गया और बचा आपके पास 87.1. अब समझ में आ गया? तो आई थिंक दिस वाज द ओनली क्वेश्चन. एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है इसमें और क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर ऑफ द रोलर, रेवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. तो आपने क्या लिखना है, चीज लिख लो जो याद करनी है. हाँ, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर. जो सिलेंडर बना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया. हाँ, वो तो बात की बात है. हमेशा एक चीज याद रखना, उसमें चाहे आपको रेवोल्यूशंस निकालनी हो, चाहे आपको एरिया निकालना हो, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, पर एक चीज जो हमें याद रखनी है वो है दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर. ये एक चीज, मतलब ना क्वेश्चन कभी भी 10 साल बाद भी पढ़ो ना, तो ये चीज याद हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज कर्व्ड सरफेस एरिया. पूरा क्वेश्चन कुछ भी मिसिंग हो निकाल लोगे. तो समटाइम्स रेवोल्यूशंस देख के आपसे एरिया पूछा जाता है, क्या कि जी अब एरिया दे दिया, इसमें कितनी रेवोल्यूशंस लगेंगी, गार्डनर के कितने चक्कर लगेंगे. हाँ, तो हमें डिवाइड करना होगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. जब ये पता होगा तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें एरिया निकालना होता है ना जैसे. हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हाँ, तो उसमें दोनों के एरिया निकालने होंगे, दोनों को डिवाइड करना होगा. टोटल एरिया कितना है और एक रेवोल्यूशन में कितना कवर हुआ, एक चक्कर में इतना कवर हुआ, कितने चक्करों में कितना, मतलब कितने चक्कर लगेंगे. हाँ, ठीक है. और एक क्वेश्चन नंबर 10 था, लैम्प शेड है उसमें. तो क्या दिया हुआ है कि आपने लैम्प शेड है उसमें एक्स्ट्रा फोल्डिंग दे रहे हो. तो जो वो एक्स्ट्रा फोल्डिंग है ना, मार्जिन दिया हुआ 2.5, ऊपर और नीचे, हाँ ऊपर और नीचे दोनों ऐड होंगे. तो ये फिर भी आई थिंक अंडरस्टैंडेबल था. तो ओनली थिंग दैट मुझे जो मुश्किल लगी और लगा कि आप लोग को लग रही है वो क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, रेस्ट आई थिंक हो जाता है. उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 13.3. 13.3 में वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 पहाड़ जैसा हमारा, जिसमें वो टारपुलिन दिया हुआ है ना, 3 मीटर वाइड वाला, है ना. हुआ क्या है, तुम्हारे पास है ये रेक्टेंगुलर शीट, ये टारपुलिन है. ठीक है, ये पेपर दिख रहा है ना, ये मैं कह रही हूँ टारपुलिन है. इसको ना तोड़ मरोड़ के तुम्हें एक कोन बनानी है, तो मैं लेकर आई इसको, तुमने कोन बनाई, ये कोन बन गई. ऐसे मैंने जोड़ दिया इसको, नहीं बनी ना.
हमें से प्रॉपर कटिंग करनी होगी, कुछ ना मैं कटिंग करके ना एक्स्ट्रा ऐसे कोन बना के अच्छे से रखूंगी, राइट। मैंने इसे ऐसे बना दिया, दिस इज नॉट अ कोन। ये कोशिश कर रही है कि कोन बने, लेकिन मुझे कुछ कटिंग्स करनी होगी, ठीक है ना। तो मैं अब कपड़ा लेकर आकर आपको देती हूँ, मैं कहती हूँ उसकी कोन बना, कटिंग्स अलाउड है, सब कुछ अच्छे से बनाओ, कोन लाकर यहाँ पर रख दो। तो आप इसको अच्छे से कटिंग करोगे एंड देन यू विल गिव इट अ प्रॉपर शेप एंड यू विल प्रेजेंट दिस कोन टू मी। अब तुम्हारा जो एक्स्ट्रा एरिया निकल गया वो यहाँ पर, ये तो कोन बनकर आ गए। तो कोन में कम पेपर यूज हुआ है, हमारा कम क्लॉथ यूज हुआ है, कोन बनाने में कुछ कटिंग्स की, वो जो हमारे पास सारी वो थोड़े बहुत वो पीसेस होंगे वो एक्स्ट्रा रखे होंगे। इसमें कहा क्या है कि आपके पास एक टारपालिन वाला कपड़ा है, उससे आप कोन बनाओगे। मेरे पास तो नहीं है। आपके पास एक रेक्टेंगल वाला ऐसा कोई शीट है जो 3 मीटर वाइड है। यूजुअली जो कपड़ा आता है ना वो पूरा एक थान बनकर आता है, रोल किया होता है ना थान पे, कभी जाना अभी यहाँ पे क्लॉथ हाउस है वही जाकर देखना, है ना, उसमें आपको पूरा थान दिखेगा, रोल किया हुआ है उसमें, राइट। और उसकी एक विड्थ फिक्स है, वो थान आप देखोगे सबकी विड्थ फिक्स है और लेंथ वेरी करती है। कोई आता है कहता है 1 मीटर दे दो, कोई कहता है 2 मीटर दे दो, कोई 4 मीटर लेके जाता है कपड़ा, ठीक है। तो सबकी लेंथ वेरी करती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लेंथ लेते हैं। तो इट सेज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। इससे हम कोनिकल टेंट बनाएंगे जिसकी हाइट होगी 8 मीटर और बेस रेडियस होगी 6 मीटर। सो बेस रेडियस है 6 मीटर, हाइट इज 8 मीटर। समझ में आ गया? ठीक है। तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि इस कोन में कितना हमारा कपड़ा लगेगा बनकर, कोन में कपड़ा कितना लगेगा। वील टॉक अबाउट द कर्व सरफेस एरिया पाई आर है, ठीक हो गया। पाई आर का मतलब 3.14 यूज करना है, 3.14 पार्सल है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स को पार्सल है क्या, पाई आर एल इज इक्वल टू 3.14, राइट। सो 8 मीटर 6 मीटर, स्लैंट हाइट इज 10 मीटर, है ना, और 3.14 रेडियस इज 6 into 10, तो 31.4 into 6। अब समझ में आया ना, इसमें 3.14 क्यों कहा है, क्योंकि आपका 10 नंबर दे दिया, मल्टीप्लाई आसान होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 428 188.4। ये जो हमारा कोन है इसमें कितना कपड़ा लगता है 188.4। तो मुझे कम से कम जो कपड़ा मार्केट से लाना है उसका एरिया, ये कपड़ा किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या वो तो मैं डाल दूं राजे, वही तो समझा रही हूँ, नहीं डाला क्योंकि मैं बता रही हूँ। आपका कोन का कपड़ा आया ना, ये स्क्वायर में आया है, स्क्वायर मीटर में, मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये रेक्टेंगल में पूछता है कि लेंथ कितनी कटवा कर लेकर आऊं,
तो आप कहोगे मुझे तो एरिया चाहिए 188.4 स्क्वायर मीटर कम से कम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो मुझे कपड़ा कटवाना है उसका एरिया होना चाहिए 188.4 स्क्वायर मीटर्स, राइट? इतना। पर उसने कहा कि आपका ये 188.4 आफ्टर वेस्टेज है, ये तो आपका कोन में बनकर आ गया, इस कपड़े में से कुछ बच जाएगा। कितना? अ मार्जिन ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर का मार्जिन चाहिए, ठीक है ना? मार्जिन कितना चाहिए? 0.2 मीटर का। चलो ये कपड़ा तो कम है, लेकर हम ज्यादा आएंगे, ठीक है? तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? लेट द एक्चुअल लेंथ बी x। जितना मैं मार्केट से लेकर आ रही हूँ वो है x मीटर्स। वेस्टेज कितनी है? मार्जिन कितनी चाहिए वेस्टेज के लिए? 0.2। तो एक्चुअल यूज कितना हुआ होगा? लेंथ कितनी यूज होगी? x माइनस 0.2। लेंथ कितनी यूज हुई होगी? x माइनस 0.2। मतलब जो ये 188.4 बनकर आया है ये 0.2 मीटर की वेस्टेज के बाद है, ठीक है? तो क्या होगा? x माइनस 0.2, दिस इज द लेंथ। इस कपड़े को अगर आप खोल दोगे ना, कोन वाले कपड़े को, तो इसकी लेंथ बनेगी x माइनस 0.2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 0.2 इंटू 3। समझ में आ गया? बताती हूँ। तुम्हारा ये कपड़ा बनकर आया 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक हो गया? ये है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर, चलो स्क्वायर मीटर से बताती हूँ। लेंथ को एरिया में कैसे ऐड कर सकते हो? सेम यूनिट्स को ऐड करते हो ना, एक स्क्वायर मीटर्स में है, एक मीटर में है, आपस में कैसे ऐड हो जाएंगे, है ना? एक चीज तो सोचने वाली बात ये होती है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाईलाइटेड वर्ड है एरिया, कर्व्ड क्योंकि वो कोन ना कर्व में बना हुआ है इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया लिखा उसने। तो दिस इज एरिया ऑफ द कोन 188.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है? आपने ना कोन को ओपन कर लिया, वो एक ट्रायंगल सी शेप आपके साथ बनकर आ जाएगी, ऐसी कुछ बनकर आएगी, ठीक है? आपने ना इसको कहा मैं इसको 3 मीटर के रेक्टेंगल में फिक्स करती हूँ कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ में रखूंगी 3 मीटर, रेक्टेंगल में फिक्स करते हैं। तो मान लो हमारे पास उस रेक्टेंगल की लेंथ, ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया हो 188.4 स्क्वायर मीटर, उसकी लेंथ क्या है वो निकाल सकते हो आप। करोगे लेंथ इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। समझ में आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। इस कोन को ओपन कर दिया, राइट, और इसको रेक्टेंगल में फिट किया, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ब्रेड्थ है 3 मीटर। मतलब मैंने तुम्हें एक शीट दे दी 3 मीटर ब्रेड्थ वाली, तुमने इस कोन के पीसेस कट कर इसमें फिट किए और देखना कितना लेंथ बन जाएगा, ठीक है ना? तो कौन सी लेंथ आपको एरिया देती है 188.4? कौन सी लेंथ और ब्रेड्थ 3 मीटर एरिया देगी 188.4? तो आपने लेंथ निकाला 188.4 डिवाइड बाय 3, 62.8, वो लेंथ होगी 62.8 मीटर, है ना? मार्जिन कितनी चाहिए वेस्टेज के लिए? 20 सेंटीमीटर। कितना? 0.2 मीटर। ये तो कोन का निकला था, जो साइड पे पीसेस पड़े हुए हैं वेस्टेज के वो है 0.2। तो आप मार्केट से कितनी लेकर आओगे? प्लस करके 63 मीटर। अब समझ में आया? जो हमने कोन को ओपन किया, क्या वही तो मैं कह रही हूँ ना, कैसे प्लस कर सकते हो? एरिया में मार्जिन सेंटीमीटर कैसे प्लस कर सकते हो? एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, उसमें सेंटीमीटर कैसे ऐड करोगे? सेम यूनिट्स ऐड करने होते हैं। स्क्वायर मीटर्स में वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर भी ऐड नहीं कर सकते, है ना? सेम यूनिट्स को हमेशा ऐड करते हैं। रुपीस में पैसा नहीं ऐड करते, रुपीस में कन्वर्ट करके फिर हम ऐड करते हैं। समझ में आ गया ना? है ना? आप लीटर्स में मीटर्स नहीं ऐड करते, मिलीलीटर और लीटर्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर ऐड करते हो। तो ऐसे ही स्क्वायर मीटर्स और मीटर को ऐड नहीं कर सकते, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर ऐड करोगे। क्लियर हो गया बच्चे? अब समझ में आ गया? अब कुछ समझ में आया कि नहीं? वरना एक बार दो बार इसको पढ़कर याद कर लो
कि आपने वो मार्जिन जो है, कोन का कपड़ा कम निकलेगा, एक्चुअल कपड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए आपने प्लस कर दिया। कोन में कपड़ा कम लगेगा, एक्चुअल लेकर आओगे मार्केट से ज्यादा, इसलिए आपने 0.2 को प्लस कर दिया। इतना समझ में आ गया हमें एवरीवन? 13.3 आई थिंक इट्स फाइन नाउ। 13.4 में मुझे कुछ नहीं लगा था, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़कर, जिसमें थिकनेस दी हुई है, तो ऊपर का आपको वो रिंग लेनी है ना, तो वो एक क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद है एक हेमिस्फेरिकल बोल है लाइक दिस। हाँ, तो एक तो ये सरफेस हो गई, एक इसकी कर्व में सरफेस जो आपके पास आएगी, कर्व में सरफेस होगी, और एक ऊपर की सरफेस होगी। हाँ, इनर एरिया ऑफ द सर्कल और आउटर एरिया ऑफ द सर्कल दोनों को माइनस करना है, बड़े में से छोटे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक हो गया? अब इसके बाद ना एक्सरसाइज 13.5 में जो मुझे लगा था आपका जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें स्पीड ऑफ द वाटर दिया होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ वाटर दिया होता है। स्पीड ऑफ वाटर में क्या है? अ रिवर जिसकी डेप्थ है 3 मीटर और विड्थ है 40 मीटर और रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर। ठीक है? रिवर जो है ना, वो उसकी अगर आप शेप सोचोगे वो क्या होगी? एक तरह से कौन सी शेप होगी? क्यूबॉइड। ऐसे रिवर हो गया, ऐसे जा रही है और इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है? स्विमिंग पूल की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड। रिवर है, ऐसे बनाते हो, छलांग मारोगे इस पे तो इसकी क्या होती है? डेप्थ, है ना? और एक कोने पे यहाँ खड़ा है, दूसरे कोने पे कोई और खड़ा होता है, तो उसकी क्या होगी? विड्थ। दिस इज डेप्थ, बिकॉज पानी है, रिवर है तो डीप होगी, और बह रही है तो ये उसकी लेंथ होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्यूबॉइड बनता है। ठीक हो गया? उस क्यूबॉइड की आपको डेप्थ दे दी 3 मीटर, विड्थ दे दी 40 मीटर। अब जो ये रेट ऑफ फ्लो क्या है? ये इसकी लेंथ है जो चेंज कर रही है एवरी मिनट, बिकॉज इट्स फ्लोइंग। तो जो ये वाला हमारा 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रिवर क्रिएटेड बाय द रिवर इन 1 आवर। दिस इज द लेंथ क्रिएटेड बाय द रिवर इन 1 आवर। वॉल्यूम इसमें चेंजिंग होता है, लेंथ इसमें चेंजिंग होती है एवरी मिनट। तो हम जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी से लेंथ इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपका रेट ऑफ फ्लो दिया होता है ना, पानी का ही दिया होगा यूजुअली रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि पानी चलेगा और क्या चीज चलेगी? पानी मतलब लिक्विड, है ना? तो जब भी रेट ऑफ फ्लो दिया होगा ना, मान लेना वो हमेशा क्या बन जाता है? लेंथ। कभी कभी सिलेंडर, क्योंकि पाइप में से निकलेगा, पाइप की शेप क्या होती है? सिलेंडर। सिलेंडर में से पानी निकल रहा है तो वो हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर पर आवर। क्लियर हो गया इतना? तो लेंथ इज 2 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करोगे? आप 1 घंटे में कितना वॉल्यूम क्रिएट किया वो निकालोगे। ठीक है? वॉल्यूम, क्योंकि मैंने कहा था कि रिवर की अप्रोक्सीमेट शेप क्या होती है? क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब यूनिट्स भी सेम करने हैं, है ना? विड्थ दी हुई है 40 मीटर, हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर, राइट? और लेंथ कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लिखेंगे? 2000 मीटर। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वॉल्यूम क्रिएटेड इन 1 आवर। दिस इज वॉल्यूम क्रिएटेड इन 1 आवर। 1 घंटे में उस सी में इतना पानी जाएगा, डिवाइड बाय 60, बिकॉज हमें 1 मिनट निकालना। ठीक है? दिस इज वॉल्यूम पर आवर एंड आई विल डिवाइडेड बाय 60 टू फाइंड वॉल्यूम पर मिनट। कितना पानी 1 मिनट में उसमें फ्लो करेगा रिवर में। क्लियर हो गया इतना? तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना? हो गया, दिस इज 2 जा, दिस इज 2 जा।
तो 4000 cubic meter of water will go in the river in the sea every minute. ठीक हो गया इतना? हाँ, ये क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन 8 में एक बड़ा क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। वो तो अलग है, वो तो मैंने आपका बस नंबर दे दिया था उसमें रेडियस के साथ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, उसको बस एक नंबर दे दिया था, रेडियस को हम वैल्यू दे दी 7 बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, इसको 8 क्यूब्स में कट कर रहे हो, इसके 8 टुकड़े कर रहे हो। एक बड़ा सा स्लाइस है केक का क्यूब की शेप में, उसके 8 हिस्से किए आपने। हेलो, क्लियर हो गया? तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा क्यूब है, केक की स्लाइस है आपके पास, आपने उसके टुकड़े कर दिए, 8 हिस्से किए। ठीक है, तो जब आप एक बड़े स्लाइस के हिस्से कर रहे हो तो यू आर कटिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? 8 में डिवाइड कर रहे हो। हर एक के पास कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वन स्मॉल क्यूब, तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब। नंबर ऑफ पीसेस उसके हैं 8, है ना? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब है 216, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी क्यूब की? ये तो क्लियर हो गया बस, तो वही निकालने को कहा है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो वो तो निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 6 इंटू 12 स्क्वायर, 6 इंटू 6 स्क्वायर। अब समझ में आ गया? ये वो तो बात की बात है, समझ में आ गया है ना? मतलब वो तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 13.6, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया था। द ओनली थिंग आई फाउंड कि लगता है कि आपको मुश्किल लगी हो, क्वेश्चन 6 दिया था, हाइट 1 मीटर, 15.4 लीटर्स दिया हुआ है। लीटर को क्यूबिक मीटर, कहने की बात यह है कि किसके पास पानी की बोतल है? नहीं, प्लास्टिक बॉटल है, और ये है, कौन सी कैरी करोगे स्कूल बैग में? ये वाली भारी वाली कि हल्की वाली? भारी वाली। और प्लास्टिक की कैरी करोगे अगर आपको भार उठा के जाना है, ट्रेकिंग पर जा रहे हो, तो ज्यादा उठा के जाते हो कम उठा के जाते हो? कम, सबसे कम मिनिमम वो करते हैं। तो आप ये स्टील की बोतल लेके जाओगे कि प्लास्टिक की? प्लास्टिक की, है ना? पानी में दोनों में उतना ही आएगा, इसमें भी उतना ही पानी है, उसमें भी उतना पानी है। प्रेफर क्यों किया हमने? क्योंकि वो हल्का है। पानी लेकर आओ, क्या साइलेंस चाहिए? होनी चाहिए मेरे पास अगर खांसी इतनी आ गई ना, उस हिसाब से कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? दैट योर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट। जो हम मैथ्स में वॉल्यूम निकालते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। उसने अंदर की जगह देखी, उसने ये नहीं देखा कि आपने बड़ा अच्छा सोने का बनाया या आपने उसको स्टील का बनाया, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसने मटेरियल को नहीं देखा, उसने अंदर की स्पेस देखी। मतलब उसका आपने आंखें बंद करके उसको कोई भी मटेरियल दे दिया, उसने सिर्फ मेजरमेंट्स ली, मेजरमेंट्स के साथ उसने वो शेप बना दी। क्लियर हो गया? तो जब आप लीटर की बात कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लीटर्स में हम क्या करते हैं? 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपके पास है 15.4 लीटर्स, तो क्यूबिक मीटर में कितना होता? 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया? तो जिससे मैं लिखती 154 बाय 10,000। क्लियर हो गया? दिस इज द कैपेसिटी। हेलो, हाँ, वन 154 बाय 10,000 क्यूबिक मीटर। और ये किसकी कैपेसिटी दी हुई है? किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का। क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का?
pi r square h, we are talking of the volume, ठीक है ना। तो 154 by 10,000 is equal to 22 by 7, रेडियस क्या है नहीं पता, लेकिन हाइट दी हुई है 1 मीटर। तो जिसे आप सॉल्व करते ये होता 7, फिर बनता 7 into 7 by 10,000 is equal to r square, r कितना जाता 7 by 100 मीटर्स, 7 by 100 मीटर्स, या कितना हो जाता रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया हमें इतना? 0.07 मीटर लिखते हैं या फिर आप रेडियस लिख दो 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना हमें, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कोन में, ये ऑलमोस्ट सबका सही हुआ था, रिवॉल्व अबाउट द साइड। इधर आ दो। तो हमारे पास रिवॉल्व अबाउट द साइड था, मैंने सिर्फ इसमें मेजरमेंट चेंज की थी, 6, 10, 8 और 10 लिख दिया था। तो आपको सिर्फ इतना करना था कि जो साइड पे रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अबाउट द साइड, वो बन जाती है हाइट, दूसरी बन जाती है रेडियस। ये तो क्लियर था? हाँ, इसमें 12 हाइट बनेगी जो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक हो गया? हाँ जी, हाइपोटेन्यूज को कुछ नहीं करना, वो आप 10th में करोगे, ठीक है। जिसमें हाइपोटेन्यूज को हमें छेड़ना है वो 10th में होगा, वो आपका भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है हेमिस्फीयर का। हाँ जी, 27 वाला मैंने कहा था ना, 27 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैंने चेंज करके जो टेस्ट में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, आयरन स्फीयर्स है, इनको मेल्ट कर दिया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, ठीक है। और इसकी रेडियस मैंने कही थी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक आयरन स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हो? कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है 7। और ये जो बड़ा वाला स्फीयर बना है ना, इसमें कितने यूज हुए हैं? 27। तो इसका वॉल्यूम क्या है? 27 इंटू 4/3 पाई 7 क्यूब, है ना। इतने वॉल्यूम के साथ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। क्लियर हो गया? ये छोटा स्फीयर है और ये बड़ा स्फीयर है। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मुझे पता नहीं, मैंने लिखी 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई 7 क्यूब और इसका है 4/3 पाई R क्यूब। ये वॉल्यूम बनाने के लिए आपने छोटे वाले स्फीयर के 27 पीसेस लिए, तो इनटू 27 विल गिव यू द न्यू वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो ये 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म हो गया, 7 क्यूब इंटू 27 इज इक्वल टू R क्यूब, R इज इक्वल टू 7 इंटू 3, 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? एवरीवन आप क्लियर है हम इसमें? काफी हद तक, है ना। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट आई विल से कि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लग रहा था कि शायद आपको मुश्किल आ रही है इन सब में, इन क्वेश्चंस में। क्यूब रूट लिया दोनों का, 7 का क्यूब रूट क्या, 7 क्यूब का क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ना। ये आप लिख रहे हो r इंटू r इंटू r, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया? कहाँ पे खोए हुए आज? टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो r 3 थे फ्रेंड्स, क्यूब रूट से बाहर आ गए, और यहाँ पर 7 भी 3 है और 3 भी 3 है, वो भी क्यूब रूट से बाहर आ गए। तो रेडियस क्या बन गई? 21। बड़े वाले स्फीयर की रेडियस हो गई 21। तो फिर इसको क्यूब रूट लिखते हैं। हाँ, लिखना ही पड़ना था, हम क्या करते हैं? कुछ भी हो सकता था, वहां पर 29 होता तो 29 का क्यूब रूट होता। 27 आपको दिया है, so that it's an easy number। आपको देखकर अच्छा लगे, वो घबराओ नहीं कि इसका क्यूब रूट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो when the question has easy numbers, it's easier for you to solve, to understand also। चलो अब हम आ जाए वो वाले क्वेश्चंस में, पॉलिनोमियल्स के फिक्सिंग करते हैं। फटाफट स्विच ऑन करें दूसरा वाला।
बिकॉज आई वांट टू फिनिश इट, मैं ताकि आपके रिवीजन और करवाऊं, टेस्ट लूं। मुझे इतना डर लग रहा है ना आपके पेपर्स का, आपको भी नहीं लग रहा होगा। अच्छी बात है, नहीं लगना चाहिए, पर ये वाले पेपर्स थोड़े से नहीं, आई वुड से ये वाले चलो ठीक है, तो अब लिखो फटाफट से, चलो नेक्स्ट, 10 मिनट है हमारे पास, ये क्वेश्चन होगा। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 2, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a पार्ट है आपका, b पार्ट है a माइनस बी, c पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और d पार्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब। एक ही क्वेश्चन में सभी चीजें दे दी, क्योंकि है वही क्वेश्चन, तोड़ मरोड़ के कैसे अपने हिसाब से हमें देखना है। दिस इज द ओनली थिंग। अलग अलग ही आएंगे, और मैं 4 पार्ट्स दी हूँ कि एक ही क्वेश्चन को कैसे आप ट्विस्ट करते हो। पहला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सब में आपके फॉर्मूलाज ही यूज होने हैं। या तो a प्लस बी, यहाँ पे प्लस दिया हुआ ना, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये दिया हुआ है ना, a प्लस बी इक्वल टू 3, मैं क्या लिखूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9। अब आपको ये वैल्यू तो निकालनी थी, ab की वैल्यू दी हुई है हमें 2, मैंने यहाँ पुट कर दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 2 इक्वल टू 9, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया, आसान है। बस वही आपको a प्लस भी दिया हुआ है, और अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया हमें। इतना क्लियर हो गया एवरीवन? ये लिख लो पहले इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया कि अगला कैसे आ सकता है। ठीक है ना, अब ये तो हो गया, ये तो आसान था। अब झगड़े वाली बात कहाँ आती है, वो कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। प्लस दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, करना हमें इसमें स्क्वायरिंग ही है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम ही है, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पहले निकालना तो पड़ेगा ना, मैंने कहा ना अलग से क्वेश्चन है, मैंने वही कहा ना अलग से क्वेश्चन है। हाँ, टेकिंग फ्रॉम अबव नहीं करना ना, वो दिया ही नहीं हुआ। तो पहले हमें क्या करना है, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, जो है इक्वल टू 5। ठीक हो गया, अब माइनस वाले फॉर्मूला में आ जाओ। नहीं कुछ नहीं करना, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या वैल्यू रखी उसकी 5, माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 2, वो पुट कर दिया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, है ना। तो अब मैं कह रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, या तो +1 या -1। बात तो वही है, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीछे से नहीं उठाया।
एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मत देखो, फॉर्मूला देखो बस। तभी मैंने बार बार फॉर्मूला लिखाए थे कि वो याद रहे आप। कौन सा? BAC। हाँ जी, हाँ देखो ना, यस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये और ये पैसे दिया, बॉल जा रही है ना, पिन बॉल, यहाँ से उसका ये पार्ट यहाँ से टकराकर इस वाले पार्ट पर, so that's why we say these are angles in the same segment। लिख दो, मम्मा को मुझे फोन करना चाहिए, मैम ये मार्क्स नहीं अच्छा है, मेरे पास पूरा दिन लगा के पढ़ना करता है। सब बैठकर खांसोगे बाबे? नहीं, I have actually चलो a माइनस बी समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ab इज इक्वल टू 2, फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, तो कहीं से मुझे a माइनस बी की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन a माइनस बी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, मतलब अब कहेंगे कि ये सब हमें करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 लिखी थी ना, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 के इक्वल, ठीक है, जिसे मैंने यूज करके a माइनस बी निकाला। समझ में आ गया? विद इन अ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रेष्ठ समझ में आ गया कि यहाँ पर माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स दिए, a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है, a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मुझे निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इससे यूज करके मैंने a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई प्लस माइनस 1, और इसको सॉल्व कर लिया प्लस माइनस 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन लंबा सा दे दिया आपको। बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, करो। क्या करेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 3, फाइंड ab इक्वल टू 2, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या पूछा हुआ है? क्यूबिंग बोथ, क्योंकि क्यूब पूछा हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब मैंने जो इतने सारे फॉर्मूलास हर बार लिखवाए थे वो याद करो। व्हाट इज a क्यूब प्लस, वेरी गुड, ऐसे ही फॉर्मूलास याद करने चाहिए। वेरी गुड रोहन, बस गलती नहीं करना आगे आगे गलती करनी चाहिए। वो भी कर सकते हो अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ये कर सकते हो, बट आपको फिर ये निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अलग से है, दिस इज सेपरेट क्वेश्चन, ये सेपरेट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कहा हुआ है a प्लस बी इज 3, ab इज 2, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आपका दिमाग है कि मैंने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, या फिर मैंने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाली। वो आपको पता नहीं है, मैं यहाँ पे 9 लिख दूं आपको, तुम्हारे फिर से निकालनी पड़ेगी। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत नहीं करूंगी इसको, पर ये बहुत डायरेक्ट है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab 2, a प्लस बी 3 is 27, a क्यूब प्लस बी क्यूब 27 माइनस 18 किसके इक्वल आ गया? About to shoot me, ma'am. 9. क्या? नहीं ना? a प्लस बी किसके इक्वल है? 3, a स्क्वायर बी स्क्वायर 5 माइनस 2। नहीं गलत हो सकता, नंबर्स कभी भी गलत नहीं होते, नंबर झूठ नहीं बोलते।
और ये सारी चीजें लिंक्ड है। कभी मैथ्स ने ये नहीं कहा कि वो फॉर्मूला सही है, मेरा वाला फॉर्मूला गलत है। उसने कहा है हर एक फॉर्मूला आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी देखो ऐसे बना है, ये चीज थी ना तुम्हारे पास, ये वाली चीज थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप कैसे बना, सी ये है a प्लस बी होल क्यूब। नाउ सी a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो तुमने क्या किया, a प्लस बी होल क्यूब यहाँ रखा, ये यहाँ पर ले लिया। कैसे गलत हो सकता है ना। अब मैंने ओवरऑल, अब मेरी फैक्टराइजेशन काम आएगी, मैंने आपको कहा है ना ओवरऑल कॉमन ले लिया, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3। आप समझ में आया माइनस ए बी क्यों आता है ना। हाँ, इतना ज्यादा कुछ इंटरलिंक्ड है। मैथ्स ने कभी भी एक दूसरे को जनरली कॉन्सेप्ट्स को वो नहीं कहा कि इसमें ट्रू है इसमें ट्रू नहीं है, नहीं। अगर एक फॉर्मूला है तो कोई भी नंबर डाल दो रियल नंबर्स में, वो ट्रू है उसके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ठीक है, अच्छा कल बच्चा आ रहा है, कब आ रहे हो? नहीं, मैं जो भी रिकॉर्डिंग्स है सब उस पर अपलोड कर रही हूँ, जो भी वीडियोस है मैं सब अपलोड कर रही हूँ। प्लीज ये कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज ही करवाऊंगी, बाकी सबकी क्लास में टेस्ट ले लूंगी, तुमसे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी बैठकर बुक के। ठीक है, सारे जो भी है क्लास में करवा दूंगी ना। टेस्ट का मतलब है कि मैं आपको कह रही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर चेक करवा दूंगी, वो तो इम्प्रूवमेंट ही होगी ना सब कुछ में ही। हाँ